अमेरिका के ईरान पर मुसलसल पांचवें रोज भी हमले, पांचवा रोज और मुसलसल फायरिंग और अटैक्स जारी हैं दोनों अतराफ से, ईरान और अमेरिका की तरफ से, एंड इट सीम्स नो वन इज विलिंग टू बैक डाउन। अमेरिका और ईरान के दरमियान वो एमओयू जिसे इस्लामाबाद मुआहदे के नाम से याद किया जाता है, उस पर ज़रब पड़ी इस हफ्ते के दौरान। जब ये मुआहदा हुआ तो ज़ाहिर है मुझ समेत सबको बहुत सी उम्मीदें थी। जिस अंदाज में शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको इंडोर्स किया, उधर ईरान की तरफ से भी हौसला अफजा बयान आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनके रवैये यूं ही रहे तो बीच में जो मीडिएटर हैं उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे। जिस तरीके से कतर ने कहा कि हम सालसी नहीं कर रहे, हम क्या कर सकते हैं, दोनों अतराफ में समझा तो सकते हैं, लेकिन जब समझने का तासुर और हर एक की अपनी अपनी तशरीहात होंगी तो फिर पाकिस्तान के पास फैसला करने का तो इख्तियार नहीं है, क्योंकि इससे पाकिस्तान का इंटरनेशनली इमेज बहुत खराब हो रहा है। और जो मेन एडवांटेज कह लें, ये जो फायदा उठा रहा है इसका पूरा, वो तो सीधा इजराइल विनर हो रहा है इस कशीदगी के बीच पे। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती, बम गिरता है ईरान में, मिसाइल गिरता है ईरान पे, महंगाई हमारी हो जाती है। अभी कोई नाकाबंदी होती नहीं और हमारी नाकाबंदी हो जाती है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में इस समय एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी पड़ी है कि आखिर जब अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान की नहीं सुन रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान अपना नुकसान क्यों उठा रहा है। और ओबियसली ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है क्योंकि जो पाकिस्तानी टॉप लीडरशिप है उसका सारा ध्यान और एनर्जी ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच में है, लेकिन घर में पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी वाइज हालात खराब है और ऊपर से पेट्रोल की किल्लत के कारण दुनिया भर के देश अफेक्ट तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है वह पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको यह बताना जरूर चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी लीडरशिप की बात की जा रही है कि उनका सारा ध्यान और फोकस अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच में है, ये फोकस तो जरूर है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी लीडरशिप की ईमानदारी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी दिल से ईरान के साथ खड़े हैं और अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी मीडिया की बातों से दिखता भी है। तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने चालाकी दिखाई कि पाकिस्तान के टॉप लीडर, चाहे वो ट्रंप के डर के कारण या फिर ट्रंप से पैसे ऐंठने के कारण या ट्रंप के दबाव में अमेरिका के साथ भी हो लिया, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात को रो रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कहीं पाकिस्तान पिस तो नहीं रहा। इस सारी सिचुएशन में मैं नहीं समझता कि अमेरिका का लॉजिकली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टेबिलिटी इन आवर रीजन। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा जॉर्ज फ्रीडमैन को, हु इज एन अमेरिकन ऑथर, कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है। वो हमें नजर भी आ रहा है। वहां पे ये होता है कि डिवाइड एंड रूल, एक दूसरे से लड़ा के अपने मकासद हासिल करो। इसी तरीके से मैं समझता हूँ मेरी असेसमेंट में अमेरिका का ऑब्जेक्टिव हमारे रीजन में स्टेबिलिटी नहीं है बल्कि इंस्टेबिलिटी है, और वही थ्रेट मैंने अपने पीएचडी डिसर्टेशन में आइडेंटिफाई भी की थी। देखिए, हमें जो समझने की जरूरत ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बागराम बेस लेना चाहते हैं। ये भी हमें पता है कि वो बागराम बेस लेने से उनके क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। सो यूएस का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि वो चाइना को कंटेन करे। इंडियन ओशन जो क्रिटिकल है 21st सेंचुरी के लिए, और कहा जा रहा है कि ये प्ले ग्राउंड होगा राइवलरीज का 21वीं सदी में, तो क्या यूएस चाहेगा कि उसका जो आर्च राइवल है चाइना, उसको इंडियन ओशन में एक्सेस मिल जाए। रशिया ने भी यही कोशिश की थी, सोवियत यूनियन ने, पूरी दुनिया ने इकट्ठे होकर उसको ब्लॉक किया। अब अमेरिका का ये ऑब्जेक्टिव होगा कि चाइना को मैंने कंटेन करना है, और चाइना के एक ही दरवाजा रहे, थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जिसको अगर जब जरूरत पड़े तो उसको चोक किया जा सके, उसको बंद किया जा सके। और एक और मैं चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, 2012 में जब मैं निकला बलूचिस्तान से, तो उस वक्त मैं कहता होता था कि जो मिलिटेंट्स हैं वो फायर करते हैं टू हुम इट मे कंसर्न, कि गोली फायर कर दी जिसको मर्जी लग गई। आज जो पोटेंशियल है मिलिटेंट्स का वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, और कोइंसिडेंटली ये पोटेंशियल, ये जो सी चेंज आई है उनके पोटेंशियल में, ये कोइंसाइड हुई है यूएस के विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान से। सो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स जो अमेरिका छोड़ के गया, क्या अमेरिका को नहीं पता था कि वो स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स किसके खिलाफ यूज होगा। तो इस वक्त जो मिलिटेंट्स हैं बलूचिस्तान में, उनके पास इक्विपमेंट जो है वो वर्ल्ड क्लास का है। वो कहाँ से आया है? उसके बाद ईरान में जंग हुई, इसराइल अमेरिका, मैं 2025 वाली जंग की बात कर रहा हूँ। फिर 26 में जंग हुई,
और विद एन ऑब्जेक्टिव कि हम वहां पे एक प्रो इजराइल गवर्नमेंट इंस्टॉल कर लेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ईरान में प्रो इजराइल गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई हो तो गवादर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी, कम से कम 10 टाइम्स और ज्यादा बुरी होगी। और हमें अगर हम लानी है इस रीजन में तो हमें चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, ना कि यूएस की तरफ। ब्रिगेडियर साहब, अगर आप ये समझते हैं कि ट्रिगर पॉइंट्स कुछ मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तासुर ये भी है कि स्पॉइलर इन तीनों ट्राइका के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनके रवैये यूं ही रहे तो बीच में जो मीडिएटर हैं उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे, मुतनफ़र होने के, एक दूसरे के पास जो किसी हद तक बैलेंस इस वक्त ओपिनियन है उसके तब्दील होने के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ट्रिगर पॉइंट भी है जो है वो ट्रिग करेगा। जिस तरीके से कतर ने कहा कि हम सालसी नहीं कर रहे, तो इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं? दोनों अतराफ में समझा तो सकते हैं, लेकिन जब समझने का तासुर और हर एक की अपनी अपनी तशरीहात होंगी तो फिर पाकिस्तान के पास फैसला करने का तो इख्तियार नहीं है। तो फिर अगर फैसला नहीं होता तो फिर आउटकम उसका क्या निकलेगा? आई थिंक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है। देखिए, जब आप पाकिस्तान कहते हैं तो मेनली लीडरशिप, देखिए हाल फील्ड मार्शल हैं, वॉर जोन में गए 2 दफा, ठीक है, और उनके बई खा बन के गए हैं, घंटों ट्रैवल करना पड़ता है रिस्क जोन में। और मेरे ख्याल में, एंड इट्स नॉट रिटोरिक, कि पिछले 3-4 महीने में ये लोग शायद 20-30 घंटे काम करते हैं। तो आप स्ट्रेच कर रहे हैं ना, दिस इज व्हाट इट इज, स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट आता है माइंड पे। आपने जनरल है, बलूचिस्तान का फ्रंट है, केपी में हो रहा है आजाद कश्मीर, इस पर डिसीजन लेने हैं, इकोनॉमी है, तो वो इतना डेडिकेट करना टाइम फॉर जो मीडिएटर होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। फिर मोटिवेशन आपके पास ठीक है ऐसा कम हो जाएगी। दूसरा देखिए, होता है ग्लोबल रीजनल परसेप्शन में चेंज जब आना शुरू बड़ी जल्दी आ जाता है। कुड बी वन ऑड इवेंट और ठक करके, क्योंकि इस वक्त आई थिंक जो सिचुएशन है उसमें ईरान का जो पलड़ा है मॉरल हाई ग्राउंड पे है। दूसरा, इस लड़ाई ने हर किचन को इम्पैक्ट, मतलब इट इज सच अ फाइट या वॉर है कि इस तरह की कोई हिस्सा मैंने देखी रिसेंट पास्ट में। ठीक है सर, आपने कहा कि कशीदगी बढ़ेगी, तो अब इन हालात में ये कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद एमओयू जो है वो बहुत पीछे रह गया है और फिलहाल एमओयू पर अमेरिका और ईरान का वापस जाना मुश्किल नजर आ रहा है। दोनों इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं कि कोई पता नहीं 48 आवर्स के बाद फिर हम नेगोशिएशंस कर रहे हो इसी एमओयू पर आगे लेकर चल रहे हैं। देखिए, जब तक ऑफिशियली एक अनाउंस हो, प्रेसिडेंट ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि जी मैं जंग भी जारी रखूंगा और बातचीत के भी दरवाजे खुले हैं, दे वांट टू डू डील। ईरान ने भी ऑफिशियली पाकिस्तान को, या अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया कि दिस वी आर नो मोर बाउंड टू दैट। जिससे अभी तक तो ये इंटैक्ट है और पाकिस्तान इस वक्त स्क्रैम्बल भी बहुत कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि दे गेट बैक टू द टेबल और इसी एमओयू को लेकर आगे चले और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करनी है वो जरूर की जाए। लेकिन अभी तक इंटैक्ट है, जब तक ऑफिशियली खत्म नहीं होता वी कांट से इट इज नो मोर देयर। यस, ऑन ग्राउंड चीजें ऐसी बहुत अब आगे चली गई हैं कि अप्रैल न्यूज की जो एफिकेसी है वो वीक जरूर होगी।